बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द क्रेडिबल एडवाइस चैनल से आज मैं फिर अली अतर ख़ान आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज हम थोड़ा डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो आम तौर पे हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो बहुत अरसे से हमें यूरोप साइड के अंदर वर्क परमिट के हवाले से बारहा कांटेक्ट करते रहते हैं और अपनी क्यूरीज कंसर्न बताते रहते हैं। उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि इस प्रेजेंट दौर के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो वर्क परमिट्स के हवाले से जो है वो अथेंटिक नहीं होते, लेजिटिमेट नहीं होते, इसलिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी रकूम से हाथ धोना पड़ता है। एक बड़ी हेवी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बेचारे, और फिर होता क्या है कि फिर वो एजेंट कहीं आगे पीछे हो जाता है और वो बाद में अपनी उस रकम से उनको लॉस होता है और वो बड़े इस सारी चीज़ों में रहते हैं। तो हम जैसे कि हमने बताया, कोरू एक रिलायबल नाम है, एक क्रेडिबल है इदारा है, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जब तक कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी प्रोग्राम या स्ट्रीम वो एथेंटिसिटी उसकी ना हो, एथेंटिक ना हो, लेजिटिमेट ना हो, तो वो आप लोगों के सामने ना लेके आएँ। अभी कुछ अर्से पहले हमने एक छोटा मोटा आपको वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर पोलैंड के हवाले से बात की और उस हवाले से हमने डिस्कस किया, और बहुत सारे लोग हमारे पास इस हवाले से इनरोल भी हो रहे हैं और अपने अपने केसेस दे रहे हैं। और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपने प्रोसेसिंग साइड में लोगों को रखा है वो बड़े माशाल्लाह उनके पास इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस भी है और उनके पास सक्सेस रेशो भी है, और वो बहुत सालों से माशाल्लाह इस प्रोफेशन के अंदर हैं और लोगों को इसी तरीके से वर्क परमिट के थ्रू पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। और रिलायबल नाम है, इसीलिए हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, और हमारी कोशिश होगी ना सिर्फ पोलैंड बल्कि अदर जो हंगरी है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ में एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि इनके प्रोसेस आसान है। 3 to 6 मंथ के अंदर अंदर ये सारा प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाता है, और बाकी बातें भी हम स्टार्ट में बात करेंगे। लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज है वो भी वहाँ पर इंग्लिश ही है। तो आइए हम बातचीत का आगाज करते हैं। सबसे पहले कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं। कम ही आप इधर होते हैं पाकिस्तान में, ज़्यादातर आपका जो स्टे होता है वो गालिबन शायद पोलैंड के अंदर आजकल आप रह रहे हैं। इससे पहले तो शायद आप किसी और जो यूरोपियन कंट्री में थे वहाँ पर आपने रहाइश रखी हुई थी। और इस हवाले से कुछ मुझे अपने बारे में शॉर्टली बताइए, और उसके साथ साथ इस आज जो वर्क परमिट के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं अपने ऑडियंस में, उसका ड्यूरेशन ज़रूर बताइएगा कि क्या ड्यूरेशन है, उसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या है, एज ब्रैकेट क्या है, और उसके बाद जिस वक्त आप फेज़ आपका कंप्लीट हो जाता है, आपका प्रोसेस जो फेज़ होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद कितने अरसे बाद आप वहाँ पर जाके जॉब्स कर सकते हैं? जी ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो शुरू करूँगा मैं यहाँ से कि आई हैव बीन वर्किंग इन यूरोप वर्क परमिट्स एंड लीगलाइजेशन प्रोसेस since 2017. वाओ, फैंटास्टिक। रहता तो उससे पहले से था, मगर जो हमने जो वाकई में चीज़ें समझी वो 2017 से स्टार्ट की। गुड। Initially I went to Poland and then furthermore I discovered other countries. Currently I'm living in Portugal, but I'm a frequent traveler to Poland because I have my company over there, everything. तो हम जाते रहते हैं, आते रहते हैं। हंगरी भी जाते रहते हैं, बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में भी जहाँ भी अपॉर्चुनिटी होती है ख़ासतौर पे पाकिस्तानियों के लिए, तो हम वहाँ जाते रहते हैं। और इसमें एक बात ये भी है कि बड़ा खुशी का बायस होती है कि आप एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी आप वहाँ पर इन सारी चीज़ों के अंदर उन पाकिस्तानियों को जो यहाँ पर डिफरेंट फाइनेंशियल क्रंचेस के अंदर रहते हैं और अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको एक राइट पाथ की तरफ बुला रहे हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर ये भी देखा है कि जो बाहर हैं इंडिया के जो लोग होते हैं वो काफ़ी बड़ी एक तो क्वांटिटी होती है, और इस तरह उनकी कनेक्शंस बड़े स्ट्रांग रहते हैं कंपेयर टू पाकिस्तानी। तो बड़ी खुशी होती है कि आया एज अ पाकिस्तानी आप वहाँ पर बैठ के ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल। हम जब गए थे शुरू में, हम जब जाते थे तो देखते थे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू इंडियंस, एंड अब तो बांग्लादेशी भी हर जगह बहुत ज़्यादा होते हैं। बट पाकिस्तानी कम्युनिटी, हमारे लोग भी जो थोड़ा दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, यूनाइटेड मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। हमारी कोशिश होती है कि एक साथ जो है, एग्जैक्टली, क्योंकि कभी मुश्किल का वक्त पड़ सकता है तो अपने ही काम आते हैं। यस, ऑफ कोर्स। खैर, अपना हम लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी लोगों को सबको साथ लेकर चलें, और कोई किसी को कोई मिसगाइड कर रहा है या कोई अपना किसी को कोई
फेक किस्म कोई के इसमें स्कैम से इतने बचाते हैं। स्कैम और फेक किस्म के लोग वर्क परमिट दे रहे होते हैं जैन के, मैं आपको बता नहीं सकता। नंबर ऑफ पीपल आस्क मी के यार अथर भाई ये मुझे कंफर्मेशन कर दें वर्क परमिट। मैं उनको अक्सर कहता हूँ यार ऐसे वर्क परमिट उससे फ्री में ले लो जो तुम 5 में 10 लाख रुपए में है ना यहाँ पर है ना लोगों को पे कर रहे हो। बिल्कुल, ये अब हमारी भी एक ये है कि कुछ एजेंट्स हैं, कुछ विद ड्यू रिस्पेक्ट कुछ ऐसे हमारे यहाँ कंपनीज हैं, कुछ हैं जो लोगों को पूरा सब कुछ सही गाइड नहीं करती हैं। Yes. और बेचारे विदाउट मिसलीड करते हैं, फिर बेचारे बहुत सारे पैसों से हाथ धो बैठते हैं और उनके पास टिल द टाइम दे गेट जमा पूंजी होती है, मतलब आखिरी जमा पूंजी बेचारे लौटा देते हैं माँ बाप की, कभी अपनी, और उसके बाद फिर सिवाय वो इस चीज के कि यार हमसे गलत डिसीजन हो गया, गलत फैसला हो गया, बिल्कुल, जब तक उनको कामा में चले जाते हैं। कोई सही बंदा मिलता है उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो बताते हैं कि हमने तो वहां। अच्छा जैन, कम ऑन द पॉइंट के पोलैंड वर्क परमिट, जी पहले हम उस पर बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो हंगरी है उसका वर्क परमिट पे भी, और बाकी जो दूसरे कंट्रीज हैं उस पर भी हम लेटर ऑन में अपनी वीडियोस में मेंशन करेंगे उस हवाले से। प्रोसीजर के हवाले से जरूर बताइएगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, एज ब्रैकेट मिनिमम, और एजुकेशन क्या होनी चाहिए, और क्या स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन ही सिर्फ इस वर्क परमिट के थ्रू जा सकते हैं या मल्टीपल ऑप्शंस हैं ऑक्यूपेशंस के जिसके थ्रू लोग जा सकते हैं, यानी अंडर 50 वाले लोग। So basically जो पोलैंड का वर्क परमिट है, this is basically for people who are between the ages of 20 and 52. Okay, fine. ठीक है। In some rare cases 55 years वालों को भी वर्क परमिट इशू हुआ है, ठीक है। मगर the normal range of working, क्योंकि ब्लू कॉलर जॉब्स पे जाते हैं ज़्यादातर, तो उसमें वर्किंग रेंज ये होती है, ठीक है। इनिशियली हमें जो है प्रोसेस करने के लिए आपको उनकी सीवी चाहिए होती है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड चेक करना होता है कि बंदे ने किस फील्ड में काम किया है, ठीक है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम वही वर्क परमिट दिलाएं जो कि बंदे का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। दैट मेक्स अ लिटिल ईजियर व्हेन ही इज इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, ठीक है। तो वो अपनी जॉब को ज़्यादा अच्छा तरीके से बता सकता है एज कम्पेयर टू कोई बंदा जिसने उस काम नहीं किया और पहली बार वो काम करने जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, उस बात को कि मैं वहां जाके करूंगा क्या। एग्जैक्टली ठीक है। तो हमें उसकी सीवी चाहिए होती है, उसके पासपोर्ट उसका वैलिड हो, उसमें एटलीस्ट जो है 1 ईयर की वैलिडिटी हो। फिर हम प्रोसेस शुरू करते हैं, उसके लिए बेस्ट मैच ढूंढते हैं कि कौन सी कंपनी और कौन सी जाहिर बात है वो तो फिर आगे के एक हमारे रिक्रूटर्स हैं, एक पीछे बैठे हुए हैं जिनके साथ हम सारी वर्किंग करते हैं, वो तो एक प्रोसीजर है जो आपको भी पता है हमें भी पता है। इसके अलावा मैं कोलैबोरेट करके हम इन सारे, इसके अलावा जब हम ये प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद हम खुद थोड़ा सा जो कैंडिडेट होता है उसको हम बताते भी हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, उसको थोड़ी सी गाइड बताते हैं ताकि उसके लिए इजी हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोनों एम्बेसीज चाहे वो पोलैंड की है या हंगरी की है, पाकिस्तान में बिल्कुल इस्लामाबाद में मौजूद है, इस्लामाबाद में है, और उनका इंटरव्यूज वगैरह भी होता है। और उसका वीजा रेशो जो आमतौर पे पोलैंड के बारे में तो कहा जाता है कि जी बिल्कुल ही कोई वीजा रेशो है ही नहीं और यहाँ से तो कोई एक बंदा भी नहीं जाता, तो उसको जरा जरूर बताइए। इसका इस तरीके से है कि जिस कंपनियों के साथ हम काम करते हैं, ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के अपना हम लोग ने जितने भी वर्क परमिट्स निकाले हैं तो हमारा तो वीजा रेशो बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा कि 100% रहा है, मगर तो किसी भी प्रोग्राम का नहीं कह सकते आप, जितना लिजिट होगा, जितना के असली वर्क परमिट कह लेंगे आप आसान जबान में कि होगा, तो उतने ज्यादा। जैसे आमतौर पे लोग शहद के मामले में बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि यार असली शहद हनी मिलता नहीं है, क्या इसी तरह ये जो मार्केट है उसके अंदर इतने वर्क परमिट्स और इस तरह के तरीके के फेक किस्म के लोग बनाते हैं जिसकी वजह से लोग बेचारे परेशान रहते हैं कि यार पता नहीं यहाँ पर भी है ना ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। अच्छा, प्रोसेस टाइम कितना टाइम लगता है? अगर हम इसको आज स्टार्ट करते हैं तो ये हार्डली कितना टाइम लग जाएगा इस? देखिए, प्रोसेस टाइम जो हम देते हैं फॉर द सेफ साइड ऑफ द क्लाइंट इज बिटवीन 3 to 6 months, ठीक है। इफ अर्लियर देन वी कैन, हम बता सकते हैं क्लाइंट को कि ठीक है जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, मगर ये नॉर्मली 3 to 6 months का प्रोसेस। और कितने साल का वर्क परमिट मिलेगा ये? इनिशियली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इट वुड बी मेंशन्ड फॉर 1 year, बट इट वुड बी एक्सटेंडेबल फॉर 3 years। ओके, फाइन, ठीक है। ओके। इसके अलावा वहां जब एंड दिस वर्क परमिट आल्सो कन्वर्टेबल इन सिटीजनशिप एज वेल, लाइक पीआर। बिल्कुल। जब जैसे ही ये वीजे पे जाता है बंदा, वहाँ हमारा कैंडिडेट वहाँ पहुंचता है तो उसको टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड इशू होता है, ठीक है। इमिग्रेशन में वहाँ जाता है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स देता है और उसको टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड फॉर 3 years होता है। गुड। नॉर्मली पोलैंड के लिए, इन केस ऑफ पोलैंड, 5 साल के अंदर आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। गुड। पीआर के लिए रिक्वायरमेंट एक छोटे से लैंग्वेज कोर्स की है, टेस्ट की है, ठीक है। अगर वो आइल्स वगैरह का तो कोई सीन नहीं होता, जैसे कि आमतौर पर लोग पूछते हैं कि सर वो आइल्स के अंदर ही
इसके अंदर वर्क परमिट में किसी किस्म का वर्क कोई परमिट में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की तो रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं, वर्क परमिट में कोई भी आपको कोई भी आइलेट्स की, कोई भी टॉफिल, कोई जो भी ये डोलिंगो चल रहा है आजकल, ठीक है, उसकी कोई अपना रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीधा जो है एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पे जा रहे होते हैं, आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयर हायर कर रहा होता है। Good. और सबसे अच्छी बात ये है, मैं और इसमें ये भी नहीं है, क्योंकि आमतौर पे लोगों की ये भी कंसर्न क्यूरीज होती है कि सर ऐसा तो नहीं है कि ये जस्ट ओनली वर्क परमिट, हम वहां जाएं, जॉब कोई दूसरी हो, फिर हमें कोई दूसरा काम करना पड़े, हमें ऐसा काम करना पड़े जो हमारी फील्ड ही नहीं है या हम काम ही नहीं जानते वो? नहीं, वर्क परमिट पे आपको, इसलिए हम चाहते हैं कि कैंडिडेट जो है अच्छी तरीके से वर्क परमिट को समझ ले, पढ़ ले, ठीक है, वो होता पॉलिश और जो भी आपकी जो आपकी है ना वेजेस होती हैं वो सब उसमें मेंशन होती है, बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर। उसी से सवालात भी पूछते हैं इंटरव्यू में। जी जी। सो वी मेक श्योर दैट द कैंडिडेट ट्रीट्स द वर्क परमिट केयरफुली। गुड। ठीक है, ताकि वो इंटरव्यू जो सवाल पूछे उसका जवाब दे सके। फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी कितनी है, तो मिनिमम सैलरी जैसे पोलैंड में चल रही है राइट नाउ, इट्स बिटवीन 1200 to 1500 यूरोस। Exactly. ठीक है, तो वो उसको पता होनी चाहिए कि तुम्हारे वर्क परमिट पे क्या मेंशन्ड है। एग्जैक्टली। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी एक वो था कि पता नहीं पोलैंड के हवाले से कहा जाता है कि बहुत रेजिस्ट कंट्री है, बहुत ज्यादा तासुब है उनके अंदर। तो मेरे ख्याल में किसी जमाने में हर ही कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ होता था, लेकिन ऐसा आप हमारी ऑडियंस के हद तक बताइएगा। बीइंग अ मुस्लिम, लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं वहां जाएंगे तो हमें नमाज पढ़ने में और अपने बाकी अकायद पूरे करने में सहूलत है, कंफर्टेबल है, या फिर हमें बड़ी गलत निगाह से और बहुत हम हमारे साथ सुलूक रिसेंटली एक वीक पहले मैं अभी पोलैंड से आ रहा हूँ मैं, एंड आई हैव नॉट बीन टू जस्ट वॉर्सॉ बट क्राकोव में भी था, व्रॉसॉव में भी था, छोटे टाउन्स में भी था मैं। ठीक है, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो छोटे टाउन्स में भी होते हैं। तो मैं देख के परेशान हूँ कि द अमाउंट ऑफ पीपल दैट हैव कम इन, और मुस्लिम्स और पाकिस्तानीज और बांग्लादेशीज, तो And there is no any problem about your beard as well? No, nothing. मेरी खुद की beard है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अब इतनी मस्जिदें बन चुकी हैं, हर बंदे को अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हर चीज़ को प्रैक्टिस करने का राइट है। अब कोई मसला नहीं है, बल्कि ईद पे और जो डिफरेंट हमारे त्यौहार होते हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ सेलिब्रेशन होती है, फेस्टिवल होती है, तो अब वो कोई मसला नहीं है। येस, इट यूज्ड टू बी अब लाइक 15 years बैक, बट नाउ इट्स नॉट। ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा हंगरी पे बात करें तो साथ साथ ये भी बताते जाइए कि हंगरी में भी जो आमतौर पे लोगों का ये होता है कि यार शायद वर्क परमिट इतनी आसानी से नहीं मिलते और उसका रेशो बड़ा कम है, तो उस हवाले से थोड़ा सा आप, मैं चाहूँगा, एलोबरेट करें इन सारी चीज़ों को, ताकि हमारे ऑडियंस समझ सकें कि ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखें, हंगरी का हंगरी का तो जहाँ तक मैं बताऊँ कि येस, इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मतलब पाकिस्तानियों के लिए कि वर्क परमिट लेना हंगरी का, बट हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि पाकिस्तानी वहाँ इतना अच्छा हमारा वो रहा है, उनके साथ कोलैबोरेशन इतना अच्छा रहा है कि दे वांट पाकिस्तानी पीपल टू कम इन और हमारे यहाँ काम करें। ठीक है, देखिए मोस्ट ऑफ पीपल यहाँ पर बच्चे हमारे हंगरी जाते हैं पढ़ने का, उनका मकसद ही एक होता है कि वहाँ किसी तरह उन्होंने सेटल होना होता है हंगरी के अंदर। और फिर आपको पता है एक माइंड सेट है कि यार एक शेंजन में एक दफा एंटर हो गया तो आपके पास 28 आई थिंक या 29 जो कंट्रीज हैं शेंजन की, उसमें आपका एक्सेस हो जाता है इजीली। जी, हंगरी का जो कैपिटल है बुदापेस्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। मेरे हिसाब से तो इतनी ब्यूटीफुल सिटी यूरोप में शायद ही है, ठीक है, और अफोर्डेबल, ठीक है। अभी रिसेंटली द प्राइसेस हैव हाइक्ड, बट बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत खूबसूरत लिविंग है। इतनी अच्छी लिविंग शायद ही मतलब कम ही जगहों पे होती है जितनी अच्छी लिविंग वहाँ है, ठीक है। तो हंगरी का मैं ये बताऊंगा कि हमारे एम्प्लॉयर्स जो हैं वो वर्क परमिट देते हैं, और उसके ऊपर जो वीज़ा रेशो है वो काफ़ी अच्छा है। मुझे नहीं पता कि प्रीवियसली पाकिस्तान से कैसा वीज़ा रेशो था। राइट नाउ हंगरी बहुत अच्छा वीजा रेशो दे रहा है। सेम प्रोसेस टाइम 4 to 6 months या 3 to 6 months एंड इंटरव्यू सेम एंड द सेम थिंग जो कि आपने पोलैंड में बताई, वही सारी चीजें रिक्वायरमेंट इसमें भी होगी, वही एज ब्रैकेट है, वही एज ब्रैकेट और वही सारी चीजें हैं जो आपने इसके हवाले से बताया। बिल्कुल, एज ब्रैकेट भी वही है, लेकिन जस्ट छोटा मोटा एक डिफरेंस आ जाता है, कहीं ऑक्यूपेशंस वाइज कहीं डिमांड ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। बिल्कुल, उधर जो है फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स ज्यादा चाहिए होते हैं हंगरी में। पोलैंड में जो है फैक्ट्री वर्कर, पैकिंग की जॉब्स होती हैं ज्यादा, वर्क परमिट पर डिपेंड करता है। देन जब बंदा वहां पहुंच जाता है, if he finds a good opportunity, obviously he is able to move, वो स्विच करना चाहे तो वो कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, वेरी इन्फॉर्मेटिव आपने इन्फॉर्मेशन हमारे ऑडियंस को। लेकिन उसके बावजूद मैं अपने ऑडियंस को बताऊंगा इनका आने का मकसद और इनके साथ ये सारी चीज़ें
शेयर करने का मकसद सिर्फ हमारे ऑडियंस के तक है, क्योंकि माशाल्लाह जो इनके पास एक्सपर्टीज़ है, जो इनके पास एक्सपीरियंस है और इनके पास जो सक्सेस रेशो है वो इतना हाई लेवल पे है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी केसेस जैन साहब के पास आए मोस्ट ऑफ वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तो इसी के साथ हमने इनके हवाले से ये वीडियो की थी। दोज हु पीपल आर विलिंग टू गो स्पेशली अब्रॉड और पैसिफिक, वो चाहते हैं कि यूरोप साइड में वो सेटल हो, हमने खुद कोरू ने एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया कि उनकी सेफ्टीज रहें। यानी हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो इनिशियल पेमेंट हम कोरू चार्ज कर रहा है अपने क्लाइंट के साथ, अगर वो वर्क परमिट दिलाने में आपको नाकामयाब होता है तो वो बिल्कुल वो सारी जो रकम हमने आपसे चार्ज की होगी वी विल बी रिफंड टू यू। इसमें क्या होता है कि वो सारे क्लाइंट, उनकी सेफ्टीज होती हैं, उनकी सिक्योरिटीज होती हैं कि यार इसका मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें हो जाएंगी और वो किसी भी जगह पे आप उसको चेक करवा सकते हैं, देख सकते हैं कि वो बिल्कुल रियल हमारा जो वर्क परमिट होगा वो सारी चीज़ें हम आपके साथ जो शेयर करने लगेंगे। और दूसरा ये है कि इस वक्त क्योंकि एक हाई टाइम मैं कहूँगा, मेरी जो बातचीत हुई है वो डिटेल बात हुई है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि अदर साहब काफ़ी हाई टाइम है और ये जो हंगरी है और ये जो पोलैंड है इनके बड़े रैपिडली जो वर्क परमिट्स हैं वो इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा राइट टाइम है कि जितने भी पाकिस्तानी वो चाहते हैं यूरोप साइड में सेटल होना वो आएँ और इनरोल हुए इस सारे। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर भी हम और कंट्रीज़ भी हैं जिसके हवाले से आप लोगों के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।